सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। सो दोस्तों, आज हम लोग इस माइंड मैप सीरीज के अंदर जिस चैप्टर की डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द नेम एंड प्रोटोगेटिव ऑफ अ चैप्टर, कि हम इस चैप्टर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी बातें जानने को मिलती हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहला जो वर्ड है यह है प्रिंसिपल्स। एक तरीके से आप देखें, प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक लॉज या फिर आप कह सकते हैं फाउंडेशन या आधार। किस चीज का आधार? इनहेरिटेंस का एंड वेरिएशन का। इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस जिससे आपके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं आपके मम्मी पापा से, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जाहिर सी बात है, यू आर नॉट 100% सिमिलर टू योर मदर, यू आर नॉट 100% सिमिलर टू योर फादर। आप थोड़े से अलग हैं, आपके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? इनको हम वेरिएशन कह रहे होते हैं। यानी इस चैप्टर में हम उन सारे प्रिंसिपल्स या रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपके अंदर अपने मम्मी पापा से कैरेक्टर आते हैं और आप अपने मम्मी पापा से डिफरेंट क्यों होते हैं, वेरिएशन आप में कैसे आती है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो यहां पर सबसे जो प्राइम काम किया था, सबसे पहले जिन्होंने काम किया था, जेनेटिक्स की नींव जिन्होंने रखी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था G.J. मेंडल, यानी ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहकर भी बुलाया जाता है। तो उनके जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि उन्होंने मटर के पौधे पे यानी पाइसम सताइवम यानी पी के प्लांट पे किए थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग कुछ और टॉपिक्स की भी डिस्कशन कर रहे होंगे। सो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जैसा मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, इनको मेंडल साहब कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, हाइब्रिड। स्टार्टिंग का जो आपका अल्फाबेट है, यही मिलकर के क्या बना रहा है? हाइब्रिड वर्ड बना रहा है। हाइब्रिड मतलब इन्होंने मटर का एक पौधा लिया, दूसरा पौधा लिया और इनके हाइब्रिड्स बनाने शुरू कर दिए। यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या किया, एक तरीके से मिक्स करके नए पौधे बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने हाइब्रिड बनाए और इन्होंने 7 साल ये एक्सपेरिमेंट किए। 1856 से लेकर के 1863 तक लगातार 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पी के ऊपर, यानी मटर के ऊपर। और इन 7 सालों में से आप मानेंगे नहीं, लेकिन लगभग 4 से 5 साल का टाइम जो है, इनको सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइंस बनाने में लगा था। क्योंकि प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्योर लाइन का मतलब होता है, प्योर मतलब ट्रू ब्रीडिंग। समझ लीजिए, मुझे एक मटर का लंबा पौधा दिखाई दे रहा है तो मैं उसको टॉल कहूंगा। अब वो जो टॉल पौधा है मटर का, वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल भी हो सकता है और कैपिटल टी वाला टॉल भी हो सकता है। यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है, अगर आप बैठे हैं, है ना, आप बैठे हैं और आपके पापा साथ में बैठे हैं, तो किसकी मर्जी चलेगी? पापा की मर्जी चलेगी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ साथ आएंगे तो कैपिटल टी की मर्जी चलेगी, तो भी प्लांट टॉल हो जाएगा। और कैपिटल टी जब पापा ही हैं, भैया दोनों के दोनों बड़े वाले अगर आपके अलील हैं, जब ये साथ में है तो भी आपका प्लांट टॉल हो जाएगा। तो दोनों केसेस में प्लांट टॉल ही है। तो आप नहीं चाहते कि ये जो टॉल प्लांट है ये कोई स्मॉल टी कंट्रीब्यूट करे, इसके अंदर कोई स्मॉल टी हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये सिर्फ प्योर टी कंट्रीब्यूट करे, कैपिटल टी कंट्रीब्यूट करे। सिमिलरली कोई छोटा प्लांट है तो उसमें स्मॉल टी होने चाहिए, स्मॉल टी ही होंगे। आप चाहेंगे कि वो सिर्फ स्मॉल टी कंट्रीब्यूट करें। तो दैट्स व्हाई आपने क्या बनाई? प्योर लाइंस बनाई। प्योर मतलब अगर मैं टॉल बोलूं तो मैं प्योर टॉल बोलूं, कैपिटल टी। मैं डॉर्फ बोलूं, छुटका प्लांट बोलूं तो कंप्लीट मैं डॉर्फ बोलूं, स्मॉल टी। मैं अगर राउंड सीड बोलूं तो मैं एकदम प्योर राउंड सीड बोलूं, कैपिटल आर। मैं अगर रिंकल्ड बोलूं सीड को तो स्मॉल आर, एकदम प्योर। कोई दो अलग अलग तरीके के अल्फाबेट्स नहीं, एक ही तरीके के अल्फाबेट्स यहां पर पाए जाए। इनको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज कहा गया। तो ये कैसे बनती है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज? भाई एक टॉल प्लांट है, उसको टॉल के साथ क्या कराओ? आप क्रॉस कराओ, तो बच्चा भी टॉल बनेगा। फिर वो जो टॉल है उसको एक और टॉल के साथ आप क्या कराओ? मर्ज कराओ, फिर बच्चा टॉल बनेगा। तो टॉल 6-7 जनरेशन तक लगातार टॉल का टॉल से आप क्या कराते रहिए?
मर्जर कराते रहिए, एंड में जो बच्चे बनेंगे इनमें टॉलनेस एकदम रम जाएगी, ये एकदम बढ़िया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टॉल बन जाएंगे, कैपिटल टी बन जाएंगे। और सिमिलरली ड्वार्फ प्लांट है, इनका आपस में क्रॉस कराते रहिए फॉर सेवरल जनरेशंस, आपको अगला जो बच्चा मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा आफ्टर सेवरल जनरेशंस। तो एक प्योर ड्वार्फ हो जाएगा, एक प्योर टॉल हो जाएगा। सिमिलरली अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे सीड शेप दो प्रकार की हो सकती है, राउंड और रिंकल्ड। तो एक प्योर राउंड वाले की आप प्योर लाइन बना लो, एक प्योर रिंकल्ड वाले की प्योर लाइन बना लो, एक प्योर येलो सीड की प्योर लाइन बना लो, एक प्योर ग्रीन सीड की प्योर लाइन बना लो, है ना। सिमिलरली एक आपका वॉयलेट फ्लावर का बना लो, एक व्हाइट फ्लावर का बना लो। अगर आप पॉड की शेप देखें तो एक इन्फ्लेटेड का बना लो, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड का बना लो। इसी प्रकार से आपके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी आप प्योर लाइन बना लेंगे। तो मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका सैंपल साइज लार्ज है, यानी जब मटर को उगाया जाता है तो उसमें हजारों दाने उगते हैं, हजारों पॉड उगते हैं, और कई छोटे छोटे पौधे आप एक छोटे से गार्डन के अंदर ही उगा सकते हैं। तो पौधों का नंबर भी अच्छा खासा है, फ्लावर्स का नंबर भी अच्छा खासा है, पॉड यानी जो फली है, जो फ्रूट है, उसका नंबर भी अच्छा खासा है, सीड्स का नंबर भी अच्छा खासा है। तो आपके पास जो डेटा आता है दैट इज वेरी क्रेडिबल। जब आपका डेटा साइज बहुत बड़ा होता है तो एरर के चांसेस घट जाते हैं यहां पर, इसीलिए मेंडल साहब ने लार्ज सैंपल साइज को कंसिडर किया। दूसरा, बायसेक्सुअल होते हैं ये आपके मटर के फूल। तो यहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप मेल पार्ट को काट दो तो फीमेल पार्ट सिर्फ बचेगा एक फूल में, और दूसरा जो है उसमें सिर्फ आप मेल पार्ट को रख सकते हो। तो यू कैन मेक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑल्सो, और ये बाइसेक्सुअल भी है तो सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा मटर, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, यानी ऐसे ट्रेट हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट ट्रेट हो सकते हैं मेरे दोस्त। कैरेक्टर मतलब आपका कोई फीचर, और वो फीचर कितने टाइप का है उन्हें हम कहते हैं ट्रेट। फॉर एग्जांपल, आंखों का कलर जो है ये मेरा एक फीचर है। अब ये आंखें काली हैं, या ये आंखें ब्लू आइज हिप्नोटाइज हैं, या ये ग्रीन कलर की आंखें हैं, या ये ब्राउन कलर की आंखें हैं, दीज आर ट्रेट्स। सिमिलरली स्किन का कलर जो है, ये जो स्किन का कलर है ये क्या है, कैरेक्टर है। अब ये स्किन का कलर कैसा है, डार्क है, लाइट है, मीडियोकर आपका कलर है, ये आपको क्या देखने को मिले, ट्रेट देखने को मिले। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी का कोई भी फीचर दैट इज योर कैरेक्टर। जैसे सीड का शेप एक कैरेक्टर है कि उसकी शेप कैसी है, कैसी कैसी हो सकती है, उन्हें हम ट्रेट कहेंगे। सीड का कलर एक कैरेक्टर है, कैसा कैसा हो सकता है, इन्हें हम ट्रेट कहेंगे। तो यहां पर एक ट्रेट आपका डोमिनेटिंग होता है और एक ट्रेट आपका रिसेसिव होता है ना। इसे हम पापा बेटा कह रहे थे जस्ट समझने के लिए। जैसे जो आपका टॉल ट्रेट है ना, तो आपका फ्लावर की जो स्टेम की जो हाइट है, सॉरी, आपकी टॉल भी हो सकती है, तो इसको हमने कैपिटल टी कहा। और सेम अल्फाबेट हम यहां पर लेंगे स्मॉल टी, जिससे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके कि कैपिटल टी जो है ये अगर हाइट को, बड़ी हाइट को दर्शा रहा है तो स्मॉल टी मतलब छोटी हाइट को दर्शाएगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ साथ पाए जाएंगे तो भी कैपिटल टी की ही मर्जी चलेगी। कैपिटल टी और कैपिटल टी साथ साथ पाए जा रहे हैं तो कैपिटल टी की मर्जी चलनी है, क्योंकि कोई स्मॉल टी है ही नहीं। सिर्फ स्मॉल टी अगर साथ है, सिर्फ उसी केस में स्मॉल टी की मर्जी चलेगी। एक भी डोमिनेटिंग हो जाता है तो आपका उसकी मर्जी चलने लग जाती है। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जस्ट अगली स्लाइड पर हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर्स लिए ये नंबर में 7 थे, यानी अलग अलग 7 कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन करी। तो फॉर एग्जांपल, पहला जो हमारा कैरेक्टर है यह है सीड का शेप, यानी सीड कैसा दिखाई देता है। तो जैसा जैसा दिखाई दे सकता है, डिफरेंट टाइप की जो शेप्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। तो सीड आपका गोल मटोल भी हो सकता है, इसे राउंड या फिर डोमिनेंट ट्रेट कहा। और ये अगर मुरझाया हुआ हो सकता है, थोड़ा सा रिंकल्ड हो सकता है, तो इसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। सिमिलरली सीड का कलर जो है, यहां पर आपको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। यहां डोमिनेंट ट्रेट है येलो कलर का बीज और आपका रिसेसिव ट्रेट है ग्रीन कलर का बीज। अब आप ये सोचेंगे, सर जब भी हम मटर की फली को खोलते हैं, जब भी हम उसके पॉड को खोलते हैं, तो हमको तो ग्रीन कलर के सीड ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये रिसेसिव कैसे हो गया? एक्चुअल में अगर आप देखें तो यहां पर पॉड का जो कलर है ये कॉमनली कैसा पाया जाता है, ग्रीन, और पॉड का रिसेसिव कलर जो है यह है येलो। अब ज्यादातर पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन। अगर ज्यादातर पॉड का कलर ग्रीन है और उससे समझ लीजिए येलो दाने निकलने लगे, तो आपका तो विश्वास उठ जाएगा ना दुनियादारी से। अगर ग्रीन कलर का पॉड है और उसके नीचे से पीले दाने निकल रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मटर खराब हो चुकी है। तो लोगों को चाहिए था कि ग्रीन कलर के पॉड में से ग्रीन ही दाने निकले, तो जानबूझकर हमने रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराया है, जिससे कि हमारे
पास जो मटर आती है उसमें ग्रीन पॉड में से ग्रीन दाने निकले, इससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती। ये दाना भी उतना ही न्यूट्रिएंट कैरी करता है जितना येलो वाला कैरी करता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सीड कलर जो है इसमें आपको याद रखना है, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। फ्लावर कलर अगर आपका वॉयलेट है या पर्पल है तो जाहिर सी बात है ये आपका डोमिनेटिंग है, और व्हाइट है अगर यानी कोई कलर नहीं है तो ये आपका रिसेसिव हो जाता है। पॉड की शेप अगर फूली हुई है, इन्फ्लेटेड यानी इसको इन्फ्लेट कर दिया गया है, हवा भर दी गई है, इसमें फुल कर दिया गया है, यानी अगर आप फली में हवा मार दें तो फूली फूली सी दिखाई देगी, इसे इन्फ्लेटेड कहा जाता है। और अगर आप उसमें हवा ना भरें तो दानों जैसी आपकी शेप हो जाती है, आउटलाइन आपकी दानों जैसी बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। आपकी दबी दबी सी पॉड यहां पर देखने को मिलेगी। पॉड कलर जैसा मैंने बताया ग्रीन डोमिनेटिंग और येलो आपका रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो एक्सियल हो सकती है, यानी एक्सिस पे यानी ये जो आपकी एक्सिस है यहां पर आपके फ्लावर दिखाई देंगे एक्सिस पे, और टर्मिनल मतलब एकदम टर्मिनस पे आपको फूल देखने को मिलेगा, तो टर्मिनल जो है ये रिसेसिव कंडीशन है। एंड देन आपको देखने को मिलती है स्टेम की हाइट, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि टॉल जो है ये आपका डोमिनेटिंग ट्रेट है और ड्वार्फ जो है ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो मेरे दोस्त यहां पर टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए, 7 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मेंडल ने स्टडी की, एंड इन 7 कैरेक्टर्स के 2-2 अपोजिट ट्रेट्स थे, यानी टोटल ट्रेट्स कितने हो गए, 14 ट्रेट्स हो गए, या आप ये कह सकते हैं कि 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स हो गए। दोनों प्रकार से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अब बना पा रहे होंगे। कैरेक्टर कितने लिए मेंडल साहब ने, 7, और ट्रेट कितने लिए, 14 ट्रेट यहां पर लिए। तो इनहेरिटेंस मैंने बताया था एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स आपके पेरेंट से आपके अंदर आते हैं, और वेरिएशन मतलब कि आप अपने पेरेंट से कितने डिफरेंट हैं, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज वेरिएशन, कि आप उनसे कितने डिफरेंट हैं। उनके कैरेक्टर तो आप में आए लेकिन कितने डिफरेंसेस हैं आपके और उनके बीच में, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मेंडल साहब ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तो हाइब्रिड बोला, मोनो का मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर इन्होंने क्या किया, बढ़िया तरीके से डिफरेंट रखा 2 मटर के पौधों में, और बाकी सारे कैरेक्टर सेम रखे। अगर समझ लीजिए एक जो आपका मटर का पौधा है इसमें येलो कलर के सीड्स हैं, दूसरे में भी येलो कलर के सीड हैं। एक जो है इसमें वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं, दूसरे में भी वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं। एक में आपका एक्सियल फ्लावर्स पाए जा रहे हैं, दूसरे में एक्सियल फ्लावर्स पाए जा रहे हैं। सारे के सारे कैरेक्टर सेम रख लिए, बस ये प्लांट प्योर टॉल है, ये प्लांट प्योर ड्वार्फ है। तो मेरे भाई अगली जनरेशन के बच्चे पैदा कैसे होंगे वो आप आसानी से नोट कर सकते हैं कि अगली जनरेशन के बच्चों में से कितने टॉल हुए, कितने ड्वार्फ हुए। बचे हुए सारे कैरेक्टर्स तो सेम है। अगर लेट्स से दोनों के अंदर प्योर येलो सीड हैं तो कैपिटल वाई यहां से आएगा, कैपिटल वाई दूसरे मटर के पौधे से आएगा, तो आपका दोनों के दोनों जो है सेम ही कैपिटल वाई जीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो बच्चे बनेंगे उनमें कैपिटल वाई ही आएगा, यानी अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू हैव येलो सीड्स ओनली। दोनों पेरेंट्स में येलो सीड हैं तो बच्चे में भी क्या होंगे, दोनों पेरेंट्स प्योर येलो हैं तो बच्चे भी प्योर येलो ही होंगे। डिफरेंस सिर्फ किसमें आएगा, एक पेरेंट प्योर ड्वार्फ है, एक पेरेंट प्योर टॉल है, यानी अब बच्चों में आप सिर्फ और सिर्फ हाइट को देख सकते हैं, कितने बच्चे टॉल पैदा हुए, कितने बच्चे ड्वार्फ। तो बाकी सारी चीजें हमने छोड़ दी, एक पेरेंट का सिर्फ एक कैरेक्टर हमने लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि आपको पता है मटर जो है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ये एक डिप्लॉयड प्लांट है, यानी इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो दोनों पे टॉलनेस का जीन होना चाहिए। तो यहां पर आपका कैपिटल टी है प्योर टॉल, और दूसरा पेरेंट स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। जब गैमीट बनते हैं तो ये आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो यहां पर कैपिटल टी में से कैपिटल टी आया, स्मॉल टी में से स्मॉल टी आया। ये गैमेट्स जब फ्यूज हो गए तो बनी F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन, इसे फर्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपका यहां पर बना। ये बच्चा कैसा बना, टॉल बना। कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी की मर्जी चलेगी, है ना, स्मॉल टी के सामने कैपिटल टी की मर्जी चलेगी। हमने क्या किया, ये जो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था इसको खुद से ही क्रॉस करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दी इसकी। तो दोनों पेरेंट कैसे हो गए अब, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये गैमेट कैसे बनाएंगे, यहां एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी, तो यहां लिख दिया कैपिटल टी, यहां लिख दिया स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां लिख दिया कैपिटल टी, यहां लिख दिया स्मॉल टी। ये आपके गैमेट बनेंगे। इन गैमेट्स को बढ़िया तरीके से आपने लिख दिया है। अब इनकी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, स्मॉल टी।
तो ये जो आपने पूरा डब्बा यहां पर बनाया है, ये बहुत ही आसान तरीके से सारी की सारी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। इस डब्बे को, स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? पुनेट स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट या आर सी पुनेट। तो पुनेट साहब के स्क्वायर से हमने पता लगाया कि एक जो यहां पर बच्चा बना है सेकंड जनरेशन में, ये कैपिटल टी यानी प्योर टॉल है। एक आपका बना है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी आपका हेट्रोजाइगस टॉल इसे कह सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस टॉल और स्मॉल टी यानी प्योर ड्वार्फ। तो अगर कोई पूछे कि टॉल कितने हैं, सिर्फ कोई पूछ ले फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब दिखने में कौन कैसा है, तो अगर आप सिर्फ फिनोटाइप बताएं कि कितने टॉल कितने ड्वार्फ, तो टॉल कितने हुए? एक प्योर टॉल, एक हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग टाइप के इसके अंदर अलील पाए जा रहे हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो एक आपका प्योर टॉल, एक हेट्रोजाइगस टॉल, एक हेट्रोजाइगस टॉल, 3 टॉल हो गए, 3 टॉल हो गए। एक आपका ड्वार्फ, एक ड्वार्फ हो गया। 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो। दूसरा अगर आप देखें तो जीनोटिपिक रेशियो, अलग अलग जीनोटाइप कितने हैं? आपका कैपिटल टी सिर्फ एक है, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, एंड आपका स्मॉल टी सिर्फ एक है। 1:2:1 आपको जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है और 3:1 आपको फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को समझ करके मेंडल साहब ने एक नियम दिया जिसको कहते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ऊपर से ही समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि भैया ये कैपिटल टी दोनों साथ साथ पाए गए तो किसी और के आने की संभावना ही नहीं है। एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, यानी हाइट लंबी होनी ही होनी है, ऊंचा लंबा कद होना ही होना है मेरे भाई। यहां पर स्मॉल टी तो कोई कैपिटल टी की आशंका ही नहीं है। दोनों के दोनों अलील जो है ड्वार्फ हाइट के हैं, तो यहां हाइट छोटी होनी ही होनी है। लेकिन मेरे दोस्त, जब एक बड़ी हाइट का अलील है, एक छोटी हाइट का अलील है, एक बड़ी हाइट का अलील है, एक छोटी हाइट का अलील है, तो बड़ी हाइट वाला अलील, ये जो डोमिनेंट आपका अलील था, ये क्या कर जाता है? एक्सप्रेस कर जाता है। इसके सामने छोटी हाइट वाला जो अलील है ये नहीं बोल पाता, तो इन दोनों में से एक ही एक्सप्रेस करेगा और उसी जैसा आपका बच्चा हो जाएगा। यानी यहां पर कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? एकदम प्योर टॉल जैसा ही दिखाई देगा। तो देखने में तीनों के तीनों ही टॉल हैं एक जैसे, इनमें सिर्फ देखकर क्या फर्क नहीं बता सकते। लेकिन मेरे भाई, जब आप इनके अंदर जाके थोड़ी सी और डीप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैपिटल टी यानी प्योर टॉल है और ये आपके हेट्रोजाइगस टॉल है। इनके जीनोटाइप में डिफरेंस है, फिनोटाइप में यानी इनको अगर आप देखने लगे तो कोई भी डिफरेंस आप नहीं बता पाएंगे। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ये जो कैरेक्टर है इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो सीड की शेप है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये फैक्टर्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। फैक्टर्स यानी आपके जीन्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेंडल साहब ने जीन्स को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। जैसे स्टेम की हाइट जो है ये एक कैरेक्टर है, तो हाइट किस पे डिपेंड करती है? इन फैक्टर्स पे, कैपिटल टी पे और स्मॉल टी पे। अगर कैपिटल टी साथ है तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ है तो भी टॉल, और स्मॉल टी साथ है तो ड्वार्फ। यानी ये जो हाइट नाम का कैरेक्टर है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये आपका बेसिकली डिपेंड कर रहा है इन अलील्स के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, फैक्टर्स अकर इन पेयर। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें फैक्टर पेयर में पाए जाएंगे। जैसे यहां पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, सो दे आर फाउंड इन पेयर, है ना। अगर ये हेट्रोजाइगस है, अगर ये फैक्टर्स अलग अलग हैं, हेट्रोजाइगस, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी डिफरेंट है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी डिफरेंट है ना, तो हेट्रोजाइगस यहां पर अगर देखने को मिलेंगे तो इनमें से एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ डोमिनेटिंग वाला जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर में से कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा। तो इनके नाम इसीलिए कैपिटल और स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। कैपिटल अल्फाबेट से आप लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक डोमिनेटिंग ट्रेट को, और मेरे भाई उसके अलावा आप स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिसेसिव ट्रेट को। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर हस्तलिखित नोट्स, है ना। यहां पर अगर आप देखें लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन जो है इसे कहते हैं इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस मतलब कोई डोमिनेंस यहां पर पेरेंट नहीं दिखा रहा है, बच्चा जो है दोनों जैसा ही नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट डोमिनेंस। अगर बच्चा दोनों पेरेंट जैसा है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है को डोमिनेंस। दोनों मिलकर के डोमिनेंस दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं को डोमिनेंस। लेकिन अगर दोनों ही अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे, बच्चा दोनों जैसा ही नहीं है, ना मां जैसा है ना बाप जैसा है, तो इसे इनकंप्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो स्नैपड्रैगन के अंदर या एंटी रहीनियम मेजर्स के अंदर आपको यह देखने को मिलता है, एज वेल एज आपका 4 o'clock प्लांट के अंदर भी आपको यह देखने को मिलता है। तो यहां पर कैपिटल आर आप कह रहे हैं प्योर रेड प्लांट को,
इसमें रेड कलर के फूल हैं, और स्मॉल आर आप कह रहे हैं व्हाइट कलर के फ्लावर को, यानी यहां पर एंटीरेहिनियम में व्हाइट कलर के फ्लावर हैं। अगर आप यहां से गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर आपका गैमीट बनेगा, एक कैपिटल आर हमने उठा लिया। यहां से बनाएंगे तो स्मॉल आर आपके गैमीट बनेंगे, एक स्मॉल आर हमने उठा लिया। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपने यहां पर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। करेक्ट। तो बच्चा कैसा हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग क्या कह रहे थे भैया, कैपिटल आर अपने आप को क्या कर देगा, यहां पर एक्सप्रेस कर देगा। तो बच्चा जो है इसमें भी फूल किस कलर का होना चाहिए, रेड कलर का, लेकिन ये कैसा निकला, पिंक निकला। अब ये पिंक निकला तो ना ये रेड है ना ये व्हाइट है, तो ये दोनों पेरेंट्स जैसा ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों पेरेंट्स जैसा ही नहीं है। फिर इसकी जब सेल्फिंग कराई, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बताओ भैया पुनेट स्क्वायर बना करके कि क्या रिजल्ट मिलेगा। कैपिटल आर और कैपिटल आर बन जाएगा रेड, कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाएगा आपका पिंक, स्मॉल आर और कैपिटल आर बन जाएगा आपका पिंक, एज वेल एज स्मॉल आर बन जाएगा आपका व्हाइट। यानी अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो तो एक आपका रेड बना, दो पिंक बने और एक व्हाइट बना, तो 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो। और अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखें तो एक आपका कैपिटल आर बना, दो आपके कैपिटल आर स्मॉल आर बने, एक आपका स्मॉल आर बना, तो 1:2:1, यही आपका जीनोटिपिक रेशियो है। तो कोई पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बराबर किस केस में होते हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी यहां पर जो बच्चा है ये दोनों पेरेंट्स जैसा ही हो जाएगा, यानी दोनों पेरेंट्स के अलील जो है ये एक्सप्रेस कर जाएंगे। जैसे हमारे अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें खासकर जो एबी ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, एबी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो समझ लीजिए इसके पिताजी से आया आपका IA अलील और माताजी से आया IB अलील, या फिर वाइस वर्सा, तो ए और बी दोनों इक्वली डोमिनेटिंग हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। मम्मी से जो आया IA, ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और फादर साहब से जो आया IB, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दोनों के दोनों अलील्स इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपका यहां पर क्या हो जाती है, कोडोमिनेंस की केस आपको देखने को मिलती है। तो दीज आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दूसरा जो लॉ आपके मेंडल साहब को मिला, ये था सेकंड लॉ, या इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। नाम से क्या पता लगता है दोस्त, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेग्रीगेट होने की बात हो रही है, यानी अलग अलग होने की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि मेरे भाई अगर आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स में पाए जा रहे हैं, तो जब आप गैमीट बनाएंगे तो क्रोमोसोम के पेयर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग और डिटेल में जान रहे होते हैं कि लेट्स से आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम टिपिकली क्या कहते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ियां हैं। तो जब हम गैमीट बना रहे होते हैं तो इस डिप्लॉयड सेल में से 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं और 23 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चले जाते हैं। ये जो 23 जोड़ियां थी ये क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और ये जो क्रोमोसोम के पेयर थे टूट जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम के पेयर अलग हो जाते हैं। राइट, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मतलब गैमीट्स जो है इंप्योर नहीं होते। अगर आपका कैपिटल टी है किसी पेरेंट में, तो इसके जब गैमीट बनेंगे तो एक कैपिटल टी चला जाएगा एक गैमीट में, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमीट में। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी चला जाएगा, बड़ा वाला टी चला जाएगा एक गैमीट में, और छोटा वाला टी चला जाएगा दूसरे गैमीट में। तो अब ये पेरेंट तो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ओवरऑल टॉल है, लेकिन आगे चल के ये कैपिटल टी भी दे सकता है अगली जनरेशन को, और स्मॉल टी भी दे सकता है, यानी टॉल भी बना सकता है, डॉर्फ भी बना सकता है। तो गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं। ये गैमीट्स जिसके साथ कंबाइन करेंगे, जिस टाइप के गैमीट्स के साथ कंबाइन करेंगे, उससे पता लगेगा कि अगली जनरेशन कैसी बनने वाली है। समझ लीजिए ये जो पेरेंट था कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी आया और आगे चल के स्मॉल टी के साथ मिल गया तो टॉल प्लांट बन गया। ये कैपिटल टी प्योर टॉल कैपिटल टी के साथ मिल गया तो प्योर टॉल बन गया आपका प्लांट। अगर ये जो स्मॉल टी है ये स्मॉल टी के साथ मिल गया तो प्योर डॉर्फ बन गया। ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिल गया तो आपका टॉल प्लांट बन गया। तो एक गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं। ये कैसे दूसरे गैमेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म तैयार करने वाले हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। सो देयर इज नो ब्लेंडिंग। नो ब्लेंडिंग मतलब कोई बीज का यहां पर आपको साइज देखने को नहीं मिलता। अगर आप मटर की बात करें तो डॉर्फ प्लांट जो है मटर का ये आधे से 1 फीट का होता है, जबकि टॉल प्लांट जो है वो 6 से 7 फीट का होता है। बीज की हाइट नहीं देखने को मिलती। ऐसा नहीं है कि सर प्योर जो टॉल है वो 7 फीट का होगा, प्योर जो डॉर्फ है वो 1 फीट का होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी 3.5 फीट का या 4 फीट का होगा, ऐसा नहीं है।
अगर वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो कैपिटल टी जितनी ही हाइट ले जाएगा, प्योर 12 वाले जितनी ही हाइट ले जाएगा, 7 फीट का ही दिखाई देगा। तो हम कहते हैं कि कोई भी ब्लेंडिंग यहां नहीं होती, गैमेट्स प्योर होते हैं और बढ़िया तरीके से अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यहां पर दो और प्रोसेसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, एक जीन जो है, एक जीन मतलब एक डीएनए का टुकड़ा जो है वो एक आरएनए बनाता है और एक प्रोटीन बनाता है, यानी आपकी बॉडी में, आपके सेल में एक जो जीन है ये एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। कई बार क्या होता है, किसी कैरेक्टर के लिए आपको अलग अलग जीन के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्किन कलर को देखें तो स्किन कलर किसी एक जीन का थोड़ी दिया हुआ है, किसी एक पेयर ऑफ जीन का नहीं दिया हुआ, ये आपका बहुत सारे जीन्स की देन है। आपकी जो हाइट है इसमें भी बहुत बड़ा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। जैसे कई लोगों की हाइट 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 2 और 5 फुट 3 इंच के बीच में भी हाइट मिलेगी, 5 फुट 4 और 5 फुट 3 इंच के बीच में भी हाइट मिलेगी। ऐसे हजारों डिफरेंट छोटा छोटा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। ह्यूमंस की हाइट में एक बहुत बड़ा ग्रेडियंट है। सिमिलरली स्किन कलर की भी हम बात करें तो स्किन कलर भी आपको वेरियस देखने को मिलते हैं। तो ये कोई एक जीन की वजह से नहीं होते, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि दे आर कंट्रीब्यूटेड बाय 3 और मोर जीन्स, तो इनको आप लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल जीन्स यहां पर एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और दूसरी चीज होती है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, प्लियोट्रॉपी इसका उल्टा है। प्लियोट्रॉपी मतलब जब एक ही जीन मल्टीपल चीजों को अफेक्ट करने लगे। एक ही जीन यानी एक डीएनए का टुकड़ा था, इसने क्या किया, कई सारे अलग अलग पाथवेज में इंटीग्रेट होना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, आपकी बॉडी में कई सारे काम करना शुरू कर दिया, कई सारे कैरेक्टर्स को आपका हैम्पर करना शुरू कर दिया। तो मल्टीपल एक्सप्रेशन आ जाते हैं यहां पर आपके सेम ही जीन की वजह से। इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आगे डिजीज पढ़ेंगे आज के ही इसी लेक्चर में, लास्ट स्लाइड के अंदर, जहां पर आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पता लगेगा। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ डिजीज जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम की कमी की वजह से आपकी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से आप हेयर की और स्किन की पिगमेंटेशन को लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, एज वेल एज आप मेंटली भी रिटार्ड हो जाते हैं। तो मल्टीपल चीजें अफेक्ट हो रही हैं एक एंजाइम की कमी की वजह से, यानी वो एक एंजाइम मल्टीपल चीजें आपकी बॉडी में करवा रहा था। सिमिलरली अगर आप मटर के दाने में बात करें तो मटर के दाने में जो स्टार्च सिंथेसिस है, यह भी आपका प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल है। तो स्टार्च सिंथेसिस कराने वाले जीन को हम लोग बी जीन कहते हैं, है ना। ABCD वाला जो बी है, बी जीन कहते हैं। तो अगर आपका बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्च बन रहा है मटर के दाने में, तो मटर का दाना बड़ा भी होगा क्योंकि उसमें ज्यादा स्टार्च बन रहा है, और इस वजह से उसकी शेप भी गोल हो जाएगी। तो साइज भी डिसाइड कर रहा है आपका स्टार्च फॉर्मेशन, एज वेल एज शेप भी डिसाइड कर रहा है कि वो गोल होगा या रिंकल्ड होगा। तो साइज और शेप मल्टीपल चीजों को डिसाइड कर रहा है आपका कौन, स्टार्च सिंथेसिस वाला जीन। तो ये भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर मेंडल साहब ने क्या किया, 7 कैरेक्टर हमारे पास थे, 5-5 कैरेक्टर 2 पेरेंट्स के अंदर एकदम सेम रखे और 2 कैरेक्टर्स को डिफरेंट कर दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, 6 कैरेक्टर्स एकदम सेम थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को डिफरेंट कर दिया। तो उस एक कैरेक्टर पे ही हमारी नजर जा रही थी कि बच्चों में से कितने बच्चे आपके टॉल हैं, कितने बच्चे डॉर्फ हैं, सिर्फ उसी की हमको रीडिंग लेनी थी। अब मेंडल साहब ने क्या किया, अब 2 कैरेक्टर्स को डिफरेंट कर दिया और बाकी सारे कैरेक्टर्स यानी 5 कैरेक्टर्स इन्होंने सेम रख लिए। इस क्रॉस को हम लोगों ने क्या कहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, यानी 2 कैरेक्टर्स के डिफरेंस का यहां पर इन्होंने हाइब्रिड तैयार किया है। तो यहां पर देखिए इन्होंने लिए कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R, वाई वाई मतलब येलो कलर के सीड, RR मतलब प्योर राउंड यानी गोल मटोल सीड है और आपके येलो कलर के सीड है। और दूसरा इन्होंने लिए स्मॉल y स्मॉल r यानी आपके स्मॉल y मतलब येलो नहीं है, ग्रीन है, स्मॉल r मतलब राउंड नहीं है, रिंकल्ड है। तो इन्होंने क्या लिए, येलो और राउंड सीड और आपका ग्रीन और रिंकल्ड सीड। तो यहां से गैमीट क्या बनेंगे, यहां कैपिटल Y ही है तो एक कैपिटल Y आ जाएगा, यहां पर यहां कैपिटल R ही है तो एक कैपिटल R आ जाएगा, यहां स्मॉल y ही है एक स्मॉल y आ जाएगा, इनमें से स्मॉल r है तो एक स्मॉल r आ जाएगा। ये आपके गैमीट है जो बने इन पेरेंट्स से। इन गैमीट्स को फ्यूज करा दिया तो कैपिटल Y स्मॉल y से फ्यूज कर गया और कैपिटल R स्मॉल r से फ्यूज कर गया, तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r यहां देखने को मिला। बताइए ये बच्चा कैसा होगा, सर कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल Y डोमिनेटिंग है, ये एक्सप्रेस कर जाएगा यानी सीड यहां पर भी येलो होगा। कैपिटल R स्मॉल r यानी R यहां पर डोमिनेटिंग है कैपिटल वाला, तो ये भी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और सीड यहां पर राउंड हो जाएंगे, यानी राउंड और येलो जो ऐसे सीड थे सेम सीड देखने को मिलेंगे, कोई इनमें फर्क नहीं है, है ना। जबकि ये आपका प्योर है,
ये आपका हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिर भी देख के आप फर्क नहीं बता सकते। फिर हमने क्या किया, ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसी को क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दी, यानी इसी को क्या कर दिया, बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। तो इसमें गैमेट क्या बनेंगे, आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। सेम गैमेट यहां भी बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, सारे के सारे गैमेट एज इट इज बने। हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। यहां पर आपका कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, यहां कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा पुनेट स्क्वायर बना लिया। सर क्या इसको याद करना है? नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद है तो यहां डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर्स आपने लिए हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को एक और बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपना ये वाला जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है ये देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर आप बात करें तो रेशियो क्या था, 3:1, इसको हम 3:1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3 × 3 आपका 9, फिर 3 × 1 दैट इज 3, फिर 1 × 3 दैट इज 3, फिर 1 × 1 दैट इज 1, 9:3:3:1। क्या ये नंबर यहां पर लिखा हुआ है? सर एकदम लिखा हुआ है। सिमिलरली जो जीनोटिपिक रेशियो था ये कितना था, जीनोटिपिक रेशियो जो था ये था 1:2:1, तो ये 1:2:1 को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी इंटू 1:2:1, 1 × 1:2:1 that is 1:2:1, 2 × 1:2:1 that is 2:4:2, and 1 × 1:2:1 that is 1:2:1, यानी 1:2:1:2:4:2:1:1, ये सीधा सीधा आपका निकल करके आ जाएगा। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक तरीके से देखा जाए तो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस ही तो हैं, उनको बस हमने साथ साथ परफॉर्म कर दिया है। और जब आप दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को अलग अलग परफॉर्म करते हैं और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को साथ परफॉर्म करते हैं तो आपका रिजल्ट सेम आता है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा 3:1 × 3:1, यानी दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, तो आपका उत्तर आया 9:3:3:1। तो प्रूफ हो गया कि दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। सिमिलरली मैंने जीनोटिपिक रेशियो लिखा 1:2:1 × 1:2:1, यानी दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस का जीनोटिपिक रेशियो, और इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो उत्तर क्या आया, 1:2:1:2:4:2:1, यानी कि एकदम हमारी सही मैथमेटिक्स थी। आप दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देख लीजिए या एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देख लीजिए, ये जो रूल्स हैं ये चेंज नहीं होते, जेनेटिक्स के रूल्स चेंज नहीं होते। तो जेनेटिक्स के तीसरे रूल को यहां पर मेंडल साहब ने दिया, इसका नाम था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या, असॉर्टमेंट यानी सेपरेशन। यानी ये वाला जो आपका कैपिटल वाई है, ये वाला जो आपका कैपिटल वाई है कैपिटल आर के साथ भी मर्ज हुआ, ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी मर्ज हुआ, इसके पास दो ही ऑप्शन थे, दोनों के साथ मर्ज हुआ। ये वाला स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी मर्ज हुआ, स्मॉल आर के साथ भी मर्ज हुआ, इसके पास दो ही ऑप्शन थे। मेरे भाई यहां पर कितने ऑप्शन है आप खुद देखिए ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर में कितने ऑप्शन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता था, गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता था, गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता था, गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता था, गया। सिमिलरली आर के पर्सपेक्टिव से देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता था, गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता था, ये भी आपका गया, फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता था, ये भी गया, और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता था, ये भी गया। यानी जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जब आप कई सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इन कैरेक्टर्स में जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बननी होती हैं वो बन जाती हैं इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर सिर्फ स्मॉल आर के साथ ही जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं है, या कैपिटल वाई जो है आपका स्मॉल आर के साथ जाएगा, कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल वाई के साथ जाएगा, कैपिटल वाई के साथ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं सारी की सारी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस यहां पर बनती हैं। तो व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, तो यहां पर आपके कितने ट्रेट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सीड के कलर की बात करें तो सीड का कलर आपका येलो है, ग्रीन है, दो ट्रेट हो गए सीड कलर के ही। और सीड शेप अगर देखो तो राउंड है, रिंकल्ड है, ये भी आपके दो अलग अलग ट्रेट देखने को मिल गए, तो टोटल 4 ट्रेट हो गए ना।
दो आपके कलर के, दो आपके शेप के। सो जब दो पेयर ऑफ ट्रेट यानी 4 ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। यानी ये वाले जो कलर वाले हैं ये किसी भी शेप वाले के साथ मर्ज कर सकते हैं। यहां पर आपका येलो कलर वाला है, राउंड के साथ भी मर्ज किया, रिंकल्ड के साथ भी। यहां पे ग्रीन वाला है, राउंड के साथ भी मर्ज किया, रिंकल्ड के साथ भी। सिमिलरली उल्टा अगर आप देखो तो ये जो राउंड वाला है ये आपका ग्रीन के साथ भी मर्ज किया, येलो के साथ भी, और ये जो ग्रीन वाला है ये येलो के साथ भी मर्ज किया, ग्रीन के साथ भी। सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनी, इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब जो चीज आती है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाम से ही सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का आपके पेरेंट से आपके अंदर पहुंचना। यहां पर सट्टन और बोवरी नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी हम लोग देने जा रहे हैं, यानी ये जो कैरेक्टर्स आपके अंदर आते हैं ये क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। हमें पता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन है। आपके सेल में अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो कौन एक्सप्रेस करा रहा है, एक जीन, एक डीएनए का टुकड़ा। पर ये डीएनए का टुकड़ा आप तक पहुंचा कैसे, क्रोमोसोम नाम की गाड़ी में बैठ करके। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया टोटल जो है ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक गैमीट बनाते हैं तो गैमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो एक गैमीट है मदर का जिसमें 23 क्रोमोसोम है, एक गैमीट है फादर का जिसमें 23 क्रोमोसोम है। तो टोटल आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर तैयार हो गए। बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो गए और इन क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए ठूस ठूस कर भरा हुआ है। उसी के अंदर आपके जीन्स हैं, यानी कि आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, जो इनहेरिटेंस हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। और मेंडल साहब की डेथ के बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमैक। इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल साहब के लॉज को, क्योंकि मेंडल साहब अपने टाइम से काफी आगे भाग रहे थे। इन्होंने मेनली मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया इन बायोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो काफी सारे बायोलॉजिस्ट ने इनका पेपर रिव्यू करने से ही मना कर दिया और काफी सारे बायोलॉजिस्ट को इनकी मैथमेटिकल थ्योरी समझ में ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे सर के ऊपर से चीजें जा रही हैं, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि मेंडल साहब ने इतनी बड़ी कोई चीज कर दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मेंडल साहब की डेथ हो चुकी थी। तो इनकी डेथ के भी 14 साल बाद ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमैक नाम के 3 साइंटिस्ट ने मेंडल साहब के लॉज को क्या किया, रीडिस्कवर किया। यहां पर एक और साइंटिस्ट की बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन आती है। इनका नाम था मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, या इन्हें टीएच मॉर्गन भी कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में। और ये मॉर्गन साहब जो है, इनको एक स्पेशल टाइटल मिला था द फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर काफी ज्यादा काम किया करते थे, तो इन्हें फ्लाई मैन कहा जाने लगा। तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट जैसा मैंने बताया ड्रोसोफिला पे थे, क्योंकि ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई जो है ये इजिली कल्चरेबल है। इनका नाम ही फ्रूट फ्लाई है। ये आपका नॉर्मली लैब में किसी भी खाने पीने के मटेरियल पे, मैश्ड पोटैटोज पे, आलू वगैरह पे आराम से उग जाते हैं। लाइफ स्पैन इनका कम है ना, लगभग 2 हफ्ते से भी कम का इनका लाइफ स्पैन है। 10 से 14 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये बच्चे पैदा करती हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी कि आपको मेल और फीमेल बहुत आसानी से ही देखकर पता लग जाएंगे कि कितनी मेल ड्रोसोफिला है, कितनी फीमेल। तो आपका डेटा भी अच्छा खासा आपका यहां पर रहेगा। तो यहां पर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन अगर आप देखें, दिस इज द टॉपिक जिसके एक्सपेरिमेंट को मॉर्गन साहब ने किया। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन नाम से ही अपने आप में बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिंकेज मतलब लिंक रहना, यानी हम साथ साथ हैं वाली थ्योरी है लिंकेज की। और रिकॉम्बिनेशन मतलब किसी और के साथ रिकंबाइन हो जाना इज रिकॉम्बिनेशन। समझ लीजिए मैंने कहा कि ये जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, ये मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। अगर ये सच में मेरा दोस्त है तो मुझे छोड़ के सच में कहीं नहीं जाएगा और हम जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो कुछ जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम में बहुत पास पास पाए जाते हैं, ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाते हैं, ये कहीं और रिकंबाइन नहीं करते, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन समझ लीजिए ये जो दोस्त है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, जिसके तारीफों के इतने पुल बांध रहा हूं, अगर ये धोखेबाज है, दगाबाज है, एहसान फरामोश है, तो ये किसी और के साथ निकल जाएगा। तो ये कहीं और जाकर के रिकंबाइन हो गया, यानी इसकी लिंकेज मेरे साथ सच में उतनी अच्छी नहीं थी। यानी हम दोनों थोड़े दूर थे, मुझे लग रहा था कि हम पास हैं लेकिन हम दोनों दूर थे। तो लिंकेज मतलब साथ साथ चिपके हुए जीन्स। एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन्स हो सकते हैं, अगर वो बहुत साथ साथ चिपके हुए हैं, इफ दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, इसका मतलब उनमें लिंकेज ज्यादा है, सच में दोस्ती गहरी है। और अगर दोस्ती गहरी है तो कहीं भी ये एक दूसरे के अलावा कहीं और किसी और से रिकंबाइन नहीं करेंगे, करेंगे भी तो भी बहुत कम परसेंटेज में। लेकिन मेरे दोस्त रिकंबिनेशन मतलब अगर कोई जीन क्रोमोसोम पे बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो ये वाला अलग जा सकता है कहीं पे, ये वाला अलग जा सकता है।
जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो क्रोमोसोम के टुकड़े कट पिट के एक दूसरी जगह पर जुड़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो क्रोमोसोम के टुकड़े आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो ये जीन्स क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो जितनी गहरी दोस्ती होगी रिकॉम्बिनेशन के उतने कम चांसेस होंगे। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गहरी दोस्ती तो रिकॉम्बिनेशन कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है इसका मतलब दोस्ती गहरी नहीं थी तो लिंकेज कम, राइट। तो यहां पर देखिए आपको कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे वाइल्ड टाइप कैरेक्टर यानी नॉर्मल कैरेक्टर जो कि फ्रूट फ्लाई में नॉर्मली पाया जाता है, और म्यूटेंट टाइप मतलब ये म्यूटेशन से बना है, थोड़ी सी ऑल्टरेशन से बना है, चेंजेस से बना है। तो मेरे दोस्त यहां पर देखिए बॉडी कलर अगर आप देखें तो बॉडी कलर आपका ब्राउन हो सकता है ना, और आपका येलो हो सकता है। ब्राउन को हमने लिखा प्लस साइन से Y प्लस, यानी कि ये आपका वाइल्ड है, और Y लिखा नॉर्मल, प्लस नहीं लिखा, इसका मतलब ये म्यूटेंट है। तो ये आपका नॉर्मल केस में आप कह सकते हैं डोमिनेटिंग है, ये आपका म्यूटेंट वाला रिसेसिव है। तो वाइल्ड और म्यूटेंट की जगह आप डोमिनेंट रिसेसिव भी लिख सकते हैं। आई कलर जो है ये है आपका रेड कलर का, दैट इज W प्लस, यानी आपका वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट, और व्हाइट कलर है आपका W। तो आंखें जो हैं आपकी रेड हो सकती हैं और व्हाइट हो सकती हैं, बॉडी ब्राउन या येलो हो सकती है। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं दैट इज बॉडी का कलर एंड दूसरा आई का कलर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, यानी ये जो आपके जीन्स हैं ये साथ साथ मूव करेंगे अगली जनरेशन के अंदर। यस, तो यहां पर देखिए मेरे दोस्त, यहां पर येलो और व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो येलो क्या था, बॉडी कलर, और व्हाइट क्या था आपका आई कलर। तो येलो और व्हाइट देखने को मिल रहा है, ये जीन इतने पास पास है। और ये है आपका वाइल्ड टाइप, यानी यहां पर क्या है, रेड और ब्राउन देखने को मिल रहे हैं, ये आपके इतने पास पास हैं। तो अगली जनरेशन में अगर आप देखें तो ये पास पास थे, पास पास थे, पास पास थे, तो ये साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। यहां पर अगर आप नंबर देखें मेरे भाई तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 98.7% ये जो है केसेस में साथ साथ रहे हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे पेरेंट में पाए जा रहे थे वैसे ही ये अगली जनरेशन में भी जा रहे हैं 98.7% केस में, यानी लगभग 99% केस में। यानी इनकी दोस्ती इतनी पक्की है, ये इतने पास पास प्रेजेंट थे दोनों जीन कि ये अगली जनरेशंस में भी साथ साथ चले गए, बिकॉज दे आर लिंक्ड जीन्स। ये पास पास प्रेजेंट थे, कौन सा, आपका बॉडी कलर एज वेल एज योर आई कलर। लेकिन अगर आप देखें दोस्त यहां पर तो आई कलर तो आपका रेड और व्हाइट है, डोमिनेंट रिसेसिव, लेकिन विंग का साइज जो है ये लार्ज और मिनिएचर है, यानी बड़ी विंग और छोटी विंग। ये जो दोनों कैरेक्टर है, आंख का कलर और विंग का साइज, ये आपके क्या है, नॉन लिंक्ड है। अगर ये नॉन लिंक्ड है, ये बहुत ज्यादा पास नहीं पाए जा रहे, तो क्या ये दूर दूर पाए जाएंगे? क्या इनमें रिकॉम्बिनेशन अच्छी होगी? बिल्कुल होगी। अब ये वाले लिंक्ड जीन से देखो ये कितने पास पास प्रेजेंट थे, ये वाले देखो कितनी दूर दूर प्रेजेंट है। आपका आंख का कलर एज वेल एज विंग का साइज कितनी दूर दूर पाए जा रहे हैं। ये दूर दूर पाए जाएंगे तो इनमें खूब रिकॉम्बिनेशन होगी। यहां पर देखिए 37.2% रिकॉम्बिनेशन हो गई, लगभग 38% रिकॉम्बिनेशन हो गई, सिर्फ 62% आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिली हैं, जबकि यहां पर लगभग 99% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थी। यानी एनसीईआरटी में देखने पर ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात यहां पर ये बता रखी है कि मेरे भाई अगर जीन्स पास पास प्रेजेंट है, अगर ये हाईली लिंक्ड हैं, तो ये साथ साथ जाने की कोशिश करेंगे अगली जनरेशन में भी। तो 99% केस में ये साथ साथ गए क्योंकि इनमें लिंकेज अच्छी खासी थी। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये दूर दूर है, अगर ये लेस लिंक्ड है, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो यहां पर आपका 38% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली, जबकि हाईली लिंक्ड केस जो थे इसमें सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रही थी। तो जितनी ज्यादा लिंकेज ये उतने साथ साथ जाएंगे, किसी और के साथ रिकॉम्बाइन नहीं होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन कम। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, किसी और जगह जाकर ये आपके एसोसिएट हो पा रहे हैं, यानी इनकी दोस्ती गहरी नहीं थी, लिंकेज इनमें कम हो जाएगी। ये है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। करेक्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर आप बात करें तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और आप ये बता सकते हैं कि कौन मेल और कौन फीमेल। तो हैंकिंग साहब जो है, इन्होंने 1891 में सबसे पहले इंसेक्ट के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसको पता लगाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि भाई मेल जो इंसेक्ट मैं देख रहा हूं ना, इसमें दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। जैसे हमारे अंदर आप देखें तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम पे, तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है ना। फीमेल के अंदर एक्स एक्स कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे ही हैंकिंग साहब ने देखा कि फीमेल के अंदर एक्स एक्स कंडीशन है और मेल के अंदर एक्स ओ कंडीशन है, यानी डिफरेंट यहां पर आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई कोई तो ऐसा डिफरेंस है जो कि मेल और फीमेल को क्या करता है, अलग अलग बनाता है। तो इन्होंने कहा कि भैया ह्यूमन और ड्रोसोफिला में सेम तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक्स 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 वाई। यानी फीमेल जो है उसमें दोनों क्रोमोसोम सेम है एक्स एक्स, मेल जो है इसमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल।
भाई फीमेल जो है वो तो दोनों गैमेट्स एक जैसे बना रही है, एक गैमेट में एक्स गया, दूसरे में भी एक्स गया, तो इसके तो सारे गैमेट ही एक जैसे हैं, कोई फर्क है ही नहीं। तो फीमेल डिसाइड नहीं करती कि बच्चा जो होने वाला है ये मेल होगा या फीमेल, बट एक्स वाई इस केस में दो अलग अलग टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो मेल इज हेट्रोगैमेटिक, तो जो अलग अलग गैमेट बनाएगा हमेशा वो डिसाइड करेगा कि बच्चा कैसा होने वाला है, बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है। तो हमारे केस में और ड्रोसोफिला के केस में वी आर मेल आर हेट्रोगैमेटिक, तो सेक्स डिटरमाइन कौन करते हैं, मेल। ज्यादातर इंसेक्ट में आपका XX एक्सो कंडीशन होती है, ओ मतलब नल क्रोमोसोम, यहां पे क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई तब भी डिफरेंट केस तो यही है ना, फीमेल में तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम बन रहे हैं इसमें XX ही क्रोमोसोम है, जितने गैमेट बन रहे हैं, सॉरी यहां आपके कुछ गैमेट में X जा रहा है, कुछ में कुछ भी नहीं जा रहा। तो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, यहां भी मेल ही क्रिएट कर रहा है। तो इंसेक्ट्स में भी यहां पर आपका हेट्रोगैमेटिक मेल होता है। बर्ड्स, ये कंडीशन जो है ये आपकी रेयर कंडीशन है, इससे सवाल पूछा जाता है, इसे ZZZW कंडीशन कहा जाता है। ZZZW कंडीशन, यहां ZZ जो है मेल है और आपका ZW जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फीमेल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर फीमेल जो है इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ये आपका क्या है, ये आपका सेक्स डिटरमाइनिंग है, ये आपका अगली जनरेशन के बच्चों का सेक्स डिटरमाइन करता है। हनी बी में अगर आप देखेंगे तो मेल जो है ये हैप्लॉइड होता है, इसमें सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, एज वेल एज जो फीमेल है इनमें डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाएगी, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। तो मेल और फीमेल में पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट का ही फर्क है, मेल आपके हैप्लॉइड है, फीमेल आपकी डिप्लॉइड है। इसे हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म कहा जाता है, राइट। म्यूटेशन क्या होता है ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी देख चुके हैं। तो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए के सीक्वेंस में जब चेंज हो जाए तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन यानी एक नाइट्रोजनस बेस में अगर चेंज आ जाए तो इसे पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर चेंज आ जाए तो इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, तो सिकल सेल अनीमिया में जो कोडॉन है यहां पर GAG की जगह GUG आ जाता है, ए की जगह सिर्फ यू आ गया, एंड अमीनो एसिड यहां पर चेंज हो गए, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनने लगा, वेलाइन बनने लगा एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। जो हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स होती हैं, तो बीटा चेन जो है इसका 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन हो गया, और उसकी वजह से आपकी आरबीसी जो थी गोल मटोल बाय कनकेव डिस्क शेप ना होकर के पतली सी सिकल शेप होने लगी। तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज होने की वजह से भी इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिला हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया अगली स्लाइड में भी आप पढ़ेंगे, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल। यह है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, बेसिकली आप एक फैमिली का, क्योंकि अब ह्यूमंस पे आप डायरेक्ट रिसर्च तो कर नहीं सकते क्योंकि ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ज्यादा है, आपकी पुश्तें खर्च हो जाएंगी, लेकिन आप एक ह्यूमन की पूरी जो 3-4 जनरेशन है इन पे रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग के बेसिस पे एक फैमिली ट्री बना के चेक करते हो कि क्या आपके दादाजी को ये बीमारी थी, हाँ हो सकती है, क्या चाचा जी को ये बीमारी है, हाँ, क्या पिताजी को इस प्रकार की कोई तकलीफ है, हाँ। तो आने वाले बच्चों में आप सेंस कर सकते हो कि किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो ये जो पेडिग्री चार्ट होते हैं ये बेसिकली फैमिली हिस्ट्री चार्ट होते हैं कि किसको कौन सी बीमारी थी, उस हिसाब से आप चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपके अलग अलग सिंबल हैं। डब्बा जो है ये क्या होता है, मेल, गोला जो है ये होता है फीमेल, और ये जो आपका डायमंड शेप स्ट्रक्चर है ये होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। यानी समझ लीजिए आप बोलें कि हमारे नाना जी के 8 बच्चे थे, नहीं 8 नहीं थे, 9 थे, तो अब आप कंफ्यूज हो गए। तो आपने क्या किया, 9 बच्चे बना दिए। एक आपको ध्यान नहीं है कि ये जो 5वें नंबर की थी ये मौसी थी या मामा थे, आपको अब आइडिया ही नहीं है, आप भूल गए। तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता। बहुत पिछली जनरेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, दादा परदादा टाइप की जनरेशन की, तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, तो वहां पे आप सेक्स अनस्पेसिफाइड का डब्बा बना सकते हैं। अगर इनमें आपने कलर भर दिया है डब्बे में, गोले में, एज वेल एज डायमंड में, तो आपको यहां पर पता लग जाएगा कि इन इंडिविजुअल्स को बीमारी है, दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। फिर अगर इनके बीच में एक लाइन बनी हुई है मेल और फीमेल के बीच में, तो इसका मतलब मीटिंग, और 2 लाइन बनी हुई है इसका मतलब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग। इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रिलेटिव्स के बीच में मैरिजेस हो जाती हैं, इसे कंसंजीनियस मीटिंग कहा जाता है। तो उसमें 2 लाइंस को आप दिखाते हैं जिनको थोड़ा सा प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप सेम ही ग्रुप से आए हैं, अगर आपके एंसेस्टर सेम थे और आप मेट कर रहे हैं, तो आपके बच्चों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं जा पाएंगे, आपके बच्चे ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी। सो इट्स बेटर कि नॉर्मल मीटिंग करी जाए एक अनरिलेटेड इंडिविजुअल के साथ, रेदर देन दिस कंसंजीनियस मीटिंग, राइट।
तो मेल और फीमेल है, यहां पर इनकी शादी हुई, एक डंडा दिखाया है यानी मेटिंग, उसके बाद इनके बच्चों को सीक्वेंस में बनाएंगे, यानी पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ, इसमें कोई कलर नहीं भरा हुआ, यानी कि दोनों के दोनों बच्चे सेफ हैं। यहां पर दिखाया है मेल और फीमेल की शादी हुई यानी मेटिंग दिखा रखी है, और नीचे आपका एक लड़का हुआ है, डब्बा दिखाया हुआ है, और इसमें कलर भरा हुआ है यानी अफेक्टेड बच्चा पैदा हुआ है। एंड अगर डायमंड शेप बना हुआ है, इसके बीच में अगर 5 लिखा हुआ है और डायमंड में कोई कलर नहीं है, यानी 5 बच्चे हैं, सारे के सारे अनअफेक्टेड है, सारे के सारे स्वस्थ है, तो 5 बच्चे स्वस्थ होने पर ट्रॉफी मिलती है, इसे डायमंड ट्रॉफी कहा जाता है। ये आपको यहां पर दिखा रखे हैं। तो ये सिंबल्स हैं अलग अलग पेडिग्री के, इनको यूज करके आप अलग अलग टाइप की पेडिग्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में आप डिफरेंट बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बीमारियां जो है ऑटोसोम से रिलेटेड भी हो सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे मेरे किसी भी सेल में, मेरा कोई नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में अगर लेता हूं तो मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में से 2 होंगे सेक्स क्रोमोसोम जिनको कहते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, और बचे हुए 44 होंगे नॉर्मल नॉन सेक्स क्रोमोसोम जिनको कहते हैं ऑटोसोम। यानी किसी भी ऑटोसोम में दिक्कत आने से कोई बीमारी हो रही है तो वो ऑटोसोमल डिजीज, और सेक्स क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आने से कोई बीमारी हो रही है तो इसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। इन सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं। तो 44 ऑटोसोम और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहे जाते हैं। या आप कह सकते हैं 44 की जगह कि आपके 22 पेयर हो जाएंगे ऑटोसोम और 1 पेयर हो जाएगा आपका एलोसोम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो ऑटोसोम है, ये अगर डोमिनेंट केस में बीमारी कॉज कर रहे हैं तो इसे कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मतलब यह बीमारी सिर्फ तब होगी जब ऑटोसोम आपके पाए जा रहे हैं डोमिनेंट केस में। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 पे कोई बीमारी है तो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो पेयर है, आपके पास 2 क्रोमोसोम नंबर 1 होंगे ना, एक आपकी मम्मी से आएगा एक आपके पापा से आएगा, पेयर बना रहेगा क्रोमोसोम नंबर 1 का। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज है आपके पास, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज है, क्रोमोसोम नंबर 3 की 2 कॉपीज हैं। ऐसे हर क्रोमोसोम का पेयर है आपके पास, जोड़ी है आपके पास। तो क्रोमोसोम नंबर 1 में यहां पर भी कैपिटल है, यहां पर भी कैपिटल है, तो डोमिनेंट, बीमारी भी डोमिनेंट, आप भी डोमिनेंट, तो बीमारी हो जाएगी। कैपिटल है स्मॉल है, डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस, बीमारी भी डोमिनेंट, तो बीमारी हो जाएगी। रिसेसिव बीमारी मतलब सिर्फ तब होगी जब दोनों क्रोमोसोम पे स्मॉल ए यानी रिसेसिव अलील देखने को मिलेगा। तो जैसा बीमारी का नाम वैसी कंडीशन होनी चाहिए। जैसे सेक्स लिंक्ड है तो वाई लिंक्ड बीमारी सिर्फ और सिर्फ मेल में होगी क्योंकि फीमेल में आपका वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। एक्स लिंक्ड बीमारी आपका मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है क्योंकि हमारे पास भी एक एक्स क्रोमोसोम है, तो बल्कि हमारे में तो आसानी से बीमारी हो जाएगी। एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर म्यूटेशन आ गई तो मेल का काम खत्म। इसीलिए मेल जो है उनको सेक्स लिंक्ड बीमारियां ज्यादा होती हैं, और फीमेल जो है इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है तो इसमें थोड़ा रेयरली बीमारी होती है। अगर आपका समझ लीजिए रिसेसिव बीमारी है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में आपका रिसेसिव एलील पाया जाना चाहिए, जो कि रेयर चीज है, राइट। तो यहां पर अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी है तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्स है ना, उस पे क्या हो जाएगा आपका डोमिनेंट एलील, और दूसरा जो फीमेल में कैपिटल एक्स है इस पे भी डोमिनेंट एलील, या एक पे डोमिनेंट एक पे रिसेसिव, एक डोमिनेंट होना चाहिए कम से कम तो ये बीमारी होगी। और रिसेसिव मतलब स्मॉल सी लिख के मैंने बताया, यहां पर एक्स एक्स स्मॉल सी यानी दोनों रिसेसिव हैं। यहां पे आप लिख सकते हो डोमिनेंट में एक्स के ऊपर कैपिटल सी, एक्स के ऊपर कैपिटल सी, तो कैपिटल सी दोनों डोमिनेंट, एक्स के ऊपर कैपिटल सी, एक्स के ऊपर स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आपका एक डोमिनेंट है, तब डोमिनेंट बीमारी होगी। अगर दोनों स्मॉल सी हैं तो आपकी क्या होगी, रिसेसिव बीमारी होगी। ये जो आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। इस बीमारी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये बीमारी मेल से फीमेल में जाती है, फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, क्रिस क्रॉस यानी सेक्स चेंज करके बीमारी आगे बढ़ रही होती है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, फिर आपका मेल से फीमेल में, देन फीमेल से मेल में, इस हिसाब से, राइट। तो ये आपका रिसेसिव बीमारी है। पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, आप ट्रेट्स का, किसी भी ट्रेट का, किसी भी बीमारी का डिस्कशन करते हैं इन अ फैमिली फॉर सेवरल जनरेशंस, और उसका एक चार्ट बनाते हैं इन सिंबल्स का यूज करके, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कह रहे होते हैं। तो आपको अगर पेडिग्री एनालिसिस डिटेल में सीखना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस इन डिटेल बाय विपिन शर्मा सर, यू विल गेट माय वीडियो। वहां आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मिल जाएंगी जिनसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बैच का लेक्चर आपको देखना है तो वो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, उससे आप बढ़िया तरीके से पेडिग्री सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बता देता हूं कि पेडिग्री किस तरीके से सॉल्व की जाती है। सबसे आसान है पकड़ना वाई लिंक्ड ट्रेट। कैसे, वाई लिंक्ड डिजीज पकड़ना सबसे आसान है क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में पाया जाता है। समझ लीजिए कोई ऐसी पेडिग्री है जिसमें सिर्फ मेल ही मेल बीमार है, कोई फीमेल बीमार नहीं है, मतलब वो वाई लिंक्ड डिजीज है, वो सिर्फ मेल में ही पाई जाएगी, तो ये वाई लिंक्ड तो आराम से काट दो।
फिर आती है आपकी एक्स लिंक्ड, यानी एक्स लिंक्ड बीमारी है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से बीमारी है, एंड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो क्रिस क्रॉस होगा यहां पर कंडीशन, क्रिस क्रॉस कंडीशन है, यानी मेल से बीमारी फीमेल में, फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है क्रिस क्रॉस, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव आंख बंद करके मार सकते हो। सबसे पहले पेडिग्री को सिलेक्ट करो, है ना, आराम से उसको देखो और पता लगाओ कि हर जनरेशन में क्या ज्यादातर लोग बीमार हैं या हर जनरेशन में बीमारी देखने को मिल रही है। अगर हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमारी है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो पेडिग्री डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो फॉर ऑटोसोम, है ना, और सेक्स लिंक्ड। अगर उसमें बीमारी नहीं देखने को मिल रही, अगर आपको एक पेडिग्री आपने देखी हर जनरेशन में बीमारी नहीं देखने को मिल रही, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो रिसेसिव बीमारी है, इसलिए हर जनरेशन तक नहीं पहुंच रही तो वो रिसेसिव बीमारी है। तो अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और क्रिस क्रॉस नहीं है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो रिसेसिव को पकड़ना ज्यादा आसान है, वाई लिंक्ड को पकड़ना ज्यादा आसान है। अगर आपको लग रहा है कि बीमारी डोमिनेटिंग है तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए ऑटोसोमल के लिए और एक्स लिंक्ड के लिए, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, पूरी की पूरी पेडिग्री आपको समझ में आ जाएगी। बैच का मुश्किल से 1 घंटे का लेक्चर है, एज वेल एज अगर आप यूट्यूब पर भी जाके सर्च करेंगे तो भी यू विल गेट अ वीडियो ऑफ 30-35 मिनट्स, वहां आपको बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये माइंड मैप में पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक अलग से टाइम मांगता है, इसको जल्दबाजी में कराया ही नहीं जा सकता, बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करनी ही करनी पड़ती है। तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि खुद से आप 1-2 क्वेश्चंस लगाकर देखें, या एटलीस्ट मैंने जितने केसेस कराए हैं वो आप कर लें, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब दुनियादारी में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, जिन बीमारियों को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब किसी एक जीन में अगर गड़बड़ी आ रही है, ऑल्टरेशन आ रही है, तो इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे सिलेबस में जितनी भी डिजीज है सारी की सारी रिसेसिव हैं। सिर्फ एक डिजीज का नाम है एनसीईआरटी में जो कि डोमिनेंट है, वो है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सिर्फ उसका नाम है पेडिग्री के नीचे, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो मायोटोनिक डायस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अदरवाइज सारी की सारी आपकी रिसेसिव बीमारियां दी हुई हैं। रिसेसिव में से भी आपकी ज्यादातर ऑटोसोमल हैं। सेक्स लिंक्ड बीमारियां कौन सी हैं? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड बीमारियां कौन सी हैं? आपकी सी और एच, यानी कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। सिर्फ ये 2 आपकी सेक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, वो भी रिसेसिव, बाकी सारी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। कोई डोमिनेंट बीमारी का नाम है ही नहीं एनसीईआरटी में। एक छोटा सा पेडिग्री के नीचे नाम दिया हुआ है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अदर देन दैट कोई डोमिनेंट बीमारी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और इनको छोड़ के बाकी सारे रिसेसिव तो होंगी। सेक्स लिंक्ड ये 2 ही हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइलकीटोन्यूरिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड थैलासीमिया, थाला फॉर अ रीजन भी ऑटोसोमल रिसेसिव। सारी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां होंगी। तो पहली लाइन सबकी डन होती है। कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस मेल में 20 गुना ज्यादा है। लगभग 8% मेल पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलती है कलर ब्लाइंडनेस, तो 20 गुना ज्यादा है फीमेल से चांसेस, और 8% है, तो फीमेल में कितनी हुई? इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0.4% आपको देखने को मिलेंगी फीमेल में। 100 में से 0.4 यानी आधी फीमेल जो है, 200 में से 1 उसको देखने को मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन हमारे अंदर 100 में से 8 को कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रीन कलर को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्यूटेरोनोपिया, क्योंकि माउंटेन ड्यू, ड्यूटेरो होती है ग्रीन कलर की, माउंटेन ड्यू ग्रीन कलर की। और बचा जो आपका प्रोटेरोनोपिया, आर का साउंड आ रहा है, प्रो, तो ये रेड कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। इसमें आप ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हेमोफीलिया जो है, हेमोफीलिया नाम क्या है? हेमो यानी हेमोग्लोबिन से, यानी ब्लड से रिलेटेड, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाती है। इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पा रही तो आपको छोटा सा कट भी लग जाएगा बॉडी पे, तो भी निरंतर आपका खून बहता रहेगा और आपकी क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। सिकल सेल एनीमिया अभी पढ़ाया था कि इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, हेमोग्लोबिन की बीटा चेन पे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। फिर आता है आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी बताया था आपको, किस केस में बताया था? प्लियोट्रॉपी के केस में बताया था, जहां पे स्टार्च सिंथेसिस इन मटर एज वेल एज फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में बताया था कि यहां एक एंजाइम की कमी हो जाती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये आपका ब्रेन वगैरह में चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये बहुत
टॉक्सिक अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बना लेगा, तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगी और आपका स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन भी कम होने लगेगी और एक्सेसिव जो आपके सॉल्ट्स हैं वो बाहर भी निकलने लग जाएंगे बॉडी से। एक्सेस इसका अगर अमाउंट है तो ये यूरिन के थ्रू बाहर भी निकलने लग जाएगा। तो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम की एंजाइम की यहाँ कमी हो जाती है, इस वजह से मेंटली रिटार्ड भी हो सकते हैं आप और स्किन और हेयर पिगमेंटेशन की लॉस भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल मल्टीपल यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। थैलेसीमिया, थाला फॉर अ रीजन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, दो प्रकार का होता है। अल्फा थैलेसीमिया, थाला का नंबर क्या है? 7, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 + 6 है ना, 7 होता है ना, तो 1 6 यानी 16वें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे अल्फा थैलेसीमिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 2-2 जीन्स पाए जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 16 कितने हैं आपके सेल में? 2 है ना, एक मदर से आया एक फादर से। तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे HB यानी आपका हीमोग्लोबिन अल्फा वाला जो जीन है ये है 1 और 2, तो एक क्रोमोसोम पे HbA1 HbA2, दूसरे क्रोमोसोम नंबर 16 पे HbA1 HbA2, 4 आपके टोटल जीन्स हैं। जितने ज्यादा खराब होंगे इन 4 में से जीन्स, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। 4 में से एक टायर पंचर हो जाए गाड़ी का तो कम प्रॉब्लम, 2 हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम, 3 हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम, 4 हो जाए तो गेम फेस। सिमिलरली यहां पर आपके जितने ज्यादा जो जीन्स हैं ये हैम्पर होते रहेंगे, उतना खतरनाक आपका थैलेसीमिया होता रहेगा। फिर है बीटा थैलेसीमिया, जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। तो क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, बीटा इज द सेकंड अल्फाबेट ना, अल्फा बीटा, तो 1 + 1 सेकंड अल्फाबेट है ये, तो यहां पर हबीबी जीन पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन HB बीटा जीन है ना, HB अल्फा जीन था यहां पर 1 और 2, यहां पर एक ही है तो सिर्फ HBB लिखा। तो क्रोमोसोम नंबर 11 भी आपके पास 2 हैं, यहां भी एक HBB जीन, यहां भी एक HBB जीन। ये मोटरसाइकिल है, टोटल 2 जीन है, एक टायर पंचर तो कम प्रॉब्लम, दोनों टायर पंचर तो गेम फिस। यहां पर भी जितने ज्यादा आपके जीन्स हैम्पर होंगे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम में प्रॉब्लम अगर हो जाए, इनका नंबर बढ़ जाए, घट जाए, कोई क्रोमोसोम टूट फूट जाए, तो इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी मतलब 1-2 क्रोमोसोम बढ़ चुके हैं या 1-2 क्रोमोसोम अगर कम हो चुके हैं तो इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी, पॉली मतलब पूरा का पूरा सेट जो है, पॉली बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे आपके क्रोमोसोम एक बार में बढ़ जाए, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए। हैप्लॉइड से कोई ऑर्गेनिज्म सीधा डिप्लॉइड हो जाए, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो जाए, जैसे हम जो व्हीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ये आपका हेक्साप्लॉइड 6N होता है। तो इस प्रकार का पूरा सेट बढ़ जाना इज पॉलीप्लॉइडी। तो पहला सिंड्रोम यहां पर देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब 21st ट्राइसोमी, यानी आपके पास 21st क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है सर? 2, एक मम्मी से आई एक पापा से आई तो एक पेयर बन गया, यहां पर 3 कॉपी हैं। ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3, तो 21वें क्रोमोसोम की यहां पर 3 कॉपीज हैं। तो टोटल एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46 की जगह 47, 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हैं। तो यहां पर जो बच्चे हैं उनका जो हाइट है वो कम हो जाती है, इनका मुंह जो है ये बहुत चौड़ा होता है, चपटा होता है और गोल सा इनका बड़ा सा हेड होता है, और इनकी पाम क्रीज जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे इनके हाथ मुड़े हुए होते हैं, तो लकीरें बहुत प्रोमिनेंट दिखती हैं। जीभ भी जो है ये भी फरोड होती है, इस पे भी लाइंस बनी हुई होती हैं। मुंह से लगातार सलाइवा टपकता रहता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी दिल की तकलीफ होने लग जाती है, ठीक से बोल सुन नहीं पाते, दिक्कत होती है हर काम करने में, है ना। तो फरोड टंग होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, बहुत बढ़िया तरीके से चलना, खेल कूद करना, ये सब इनसे नहीं हो पाता। दिस इज डाउन सिंड्रोम या 21st ट्राइसोमी। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है भैया? मेल में होता है। तो मेल में 44 + XY क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं, या एक X क्रोमोसोम और बढ़ गया। X क्रोमोसोम फीमेल का प्रतीक है, तो अगर मेरे दोस्त एक X क्रोमोसोम और बढ़ गया तो इस मेल के अंदर थोड़े और फीमेल कैरेक्टर यानी थोड़ी फीमेलनेस आ जाएगी, तो इसकी भी जो है ब्रेस्ट काफी डेवलप हो जाएगी। इसे गायनेकोमेशिया कहते हैं, यानी मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो मेल जो है उसके मेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर थोड़े उजागर हो जाएंगे, तो स्टेराइल हो जाता है। इस प्रकार के मेल्स बच्चे पैदा नहीं कर पाते। अगली लास्ट जो आपकी डिसऑर्डर है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, यहां 44 + XO केस देखने को मिला, यानी फीमेल में 44 + XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहां एक X क्रोमोसोम कम हो गया, मैंने बताया X क्रोमोसोम फीमेलनेस का प्रतीक है, यहां एक X क्रोमोसोम कम हो गया, यानी फीमेल अब ज्यादा फीमेल नहीं रही, थोड़े कम फीमेल कैरेक्टर है उसके अंदर, तो इसमें भी रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, और ये फीमेल भी क्या हो जाएगी? आपकी स्टेराइल हो जाएगी। दिस इज द केस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर।
मैं जानता हूं ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा कोर कॉन्क्रीट पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं विद द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स, एंड आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अपने रिवीजन को करते टाइम प्लीज मेक श्योर आप इनमें से कोई चीज हमेशा अपने आगे रखें। अगर आप बैच में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली और आपने बैच के नोट्स बना रखे हैं तो बैच के नोट्स को अपने सामने रखिए, अदरवाइज एनसीईआरटी को अपने सामने रखिए, अदरवाइज मेड इजी बॉटनी को अपने सामने रखिए। इन तीनों में से एक चीज आपके सामने अगर होगी तो ये लेक्चर्स आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। और आपने कोई भी चीज पहले अगर पढ़ रखी है तभी आप इन लेक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर पाएंगे, केटर कर पाएंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप माइंड मैप देखने आए, खासकर हालांकि इनमें भी चीजें एकदम बेसिक से ही बताई जाती हैं, पर टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सटीक इंफॉर्मेशन आपको दी जाए जिससे आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स जो हैं बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज किए जा सकें। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक बार लेक्चर जरूर देखना है। अगर बड़े लेक्चर्स आपसे मिस हो जाते हैं तो इन माइंड मैप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहां से भी आपका अच्छा आउटपुट आएगा। लेकिन आलस्य जो है एक आदत नहीं बननी चाहिए। आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप हमेशा लेक्चर्स को देखें या एटलीस्ट मेड इजी या एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारें और फिर आप यहां पर आए, जिससे कि आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आए। या फिर इन लेक्चर्स को देखने के बाद मेड इजी या एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारे, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन ओवरऑल आपको किसी और रिसोर्स पे भी ठीक ठाक तरीके से रिलाई करना पड़ता है, मल्टीपल रिसोर्सेज को आपको पढ़ना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट लेक्चर्स। और अगर आपने बैच देखा है तो ये लेक्चर वैसे भी आपके लिए केक वॉक रहा होगा, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो इफ अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जिससे मुझ में और एनर्जी आ सके और मैं आपके लिए और तोड़ू फोड़ू कंटेंट बना सकूं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।